नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर 8 चरणों में होगा मतदान। मुकेश अंबानी के घर के बाहर मिली कार से विस्फोटक और धमकी भरी चिट्ठी बरामद। चिट्ठी में घटना को बताया ट्रेलर। पश्चिम बंगाल में सीबीआई और ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। कोयला घोटाले में कारोबारियों पर कसा शिकंजा। एफएटीएफ की बैठक में इमरान खान को बड़ा झटका। एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में बरकरार रहेगा पाकिस्तान। और गोडसे के समर्थक को पार्टी में शामिल कर फंसी कांग्रेस। बीजेपी ने बताया दोहरा चरित्र। रुक करते हैं पहली खबर का। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर 8 चरणों में मतदान होगा। 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होगी। 1 अप्रैल को दूसरे फेज का मतदान, 6 अप्रैल को तीसरे फेज, 10 अप्रैल को चौथे फेज, 17 अप्रैल को 5वें फेज, 22 अप्रैल को छठे फेज, 26 अप्रैल को 7वें और 29 अप्रैल को आखिरी और 8वें फेज का मतदान होगा, जिसके बाद 2 मई को नतीजे आएंगे। डॉक्टर साहब, पिछली बार के मुकाबले इस बार चुनावों में किस तरह की सावधानियां बरती हैं चुनाव आयोग ने? देखिए, जहाँ तक केरल का सवाल है, तमिलनाडु का सवाल है, असम का सवाल है, तो असम चूँकि एक थोड़ा सा डिस्टर्ब इलाका है, तो 3 फेज में वहाँ पे चुनाव हो रहे हैं जी। केरल के अंदर और तमिलनाडु के अंदर साधारणतः वोटिंग जो होती है वो शांतिप्रिय होती है, तो वहाँ 1 फेज में ही कर दिया जा रहा है। अब रही बात बंगाल को लेकर के, जिस पे काफ़ी विवाद हो रहा है कि यहाँ 8 फेजेस में क्यों चुनाव हो रहे हैं। ममता बनर्जी इस घोषणा के तुरंत बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गई और उन्होंने सीधे सीधे इलेक्शन कमीशन के ऊपर ही आरोप लगाना शुरू कर दिया। अब सवाल ये है कि ममता बनर्जी या बाकी विपक्ष की पार्टियां जो इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर सवाल उठा रही है, उनको इलेक्शन कमीशन पे भरोसा है या नहीं, ये तो बता दें। और दूसरी बात ये जो सबसे अहम है कि क्या वो बंगाल के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। क्या वो ये चाहते हैं कि वहाँ पे इलेक्शन कमीशन की व्यवस्था वो लचर हो जाए, वो मैनेज ना कर पाए, और ये कुछ जो सड़क छाप गुंडे होते हैं इलेक्शन के दौरान, वो बम और गोलियों से जो है वो तय कर दे कि चुनाव कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो ये जो लोग इलेक्शन कमीशन के फैसले के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, वो अपने आप में एक संकेत बता रहा है कि वो चुनाव हारने वाले हैं। ये ठीक वैसा ही है कि क्रिकेट खेलने के लिए जब 2 टीमें आती हैं, तो जो टीम हारने वाली होती है वो सबसे पहले अंपायर के ऊपर ही सवाल खड़े कर देती है। तो ममता बनर्जी शायद यही काम कर रही हैं जी। तो इन चुनावों के ऐलान के साथ तमाम राजनीतिक दलों की धड़कनें भी जाहिर तौर पर तेज हो गई होंगी। अब बात करते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी एक कार बरामद हुई, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अंबानी के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है और संदिग्ध की तेजी से तलाश शुरू कर दी है। साथ ही कार से एक बैग में धमकी भरी चिट्ठी भी मिली है। चिट्ठी में लिखा है, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, नीता भाभी, मुकेश भैया, अगली बार सामान पूरा होकर तुम्हारे पास आएगा और पूरा इंतजाम हो गया है। इस बीच एक एक्सक्लूसिव जानकारी सामने आई है। जिस शख्स ने एंटीलिया के बाहर संदिग्ध गाड़ी छोड़ी, वो सुबह करीब 3:20 पर गाड़ी छोड़कर दूसरी इनोवा से फरार हो गया था। पुलिस की ओर से अब इनोवा गाड़ी को ट्रैक किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, इस मामले में पुलिस की तरफ से अब तक क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए, पुलिस से जानकारी क्या मिलेगी, ये तो एक ऐसा कारनामा हुआ है जिससे सारे उद्योग जगत में दहशत है जी। अब मुकेश अंबानी के घर के बाहर आप जिलेटिन की छड़ें आप वहाँ पर रख दें, तो सवाल तो सबसे पहले राहुल गांधी से पूछा जाना चाहिए कि राहुल गांधी इस तरह का माहौल इस देश के अंदर में क्यों पैदा कर रहे हैं कि लोग हिंदुस्तान के उद्योगपतियों के खिलाफ इस तरह की साजिश में शामिल हो गए हैं। ये जो हम दो हमारे दो, ये बचकानी वाली बात, इमेच्योर राजनीति
नेता की तरह जो वो हर चीज़ को लेकर के अडानी अंबानी का नाम लेते हैं, तो इसकी भी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उन तमाम तरह के वो नेताओं के ऊपर होगी जो हिंदुस्तान के अंदर उद्योगपतियों को, उद्योग जगत को एक विलन बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पहली बात तो ये, और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये साजिश काफ़ी गहरी नज़र आ रही है, क्योंकि जो लोग आए थे, जिस स्कॉर्पियो को वहाँ पे खड़ा किया गया उस बिल्डिंग के बाहर, मालूम चल रहा है कि वो नंबर ही फर्जी है। उसके सर्च किया गया उस गाड़ी के अंदर तो कई सारे नंबर प्लेट्स थे। फिर मालूम चल रहा है कि जो चेचिस के ऊपर जो नंबर होता है उसको भी मिटाया गया है। अब मालिक का तो पता चल गया है, लेकिन ये कहाँ कहाँ किस तरीके से वो गया है, ये अपने आप में एक पहेली है। अब आप देखिए, इन सारी चीज़ों में क्या चीज़ समझ में आ रही है कि ये कोई कॉलेज के या एक तो फुहरपन में, मजाकिया अंदाज में कोई इस तरह की चीज़ें रखकर कोई मजाक तो नहीं लग रहा। ये एक सोची समझी साजिश और किसी प्रोफेशनल का काम है। गाड़ियों को बदलना, नंबर प्लेट बदलना, अलग अलग जगहों पे सीसीटीवी को चकमा देना, ये प्रोफेशनल लोगों का काम लग रहा है। और खुदा न खास्ते ये तो पकड़े गए, अगर विस्फोट हो गया होता या कुछ और हो गया होता तो आप समझिए हिंदुस्तान के उद्योगपति किस तरीके से आज डरे सहमे हुए होते। हालांकि वो से अभी भी डरे सहमे हैं। ये क्या चाहते हैं राहुल गांधी और ये तमाम जो इसको कह सकते हैं टायर्ड रिटायर्ड हारे हुए लोग, ये जो उद्योगपतियों के ऊपर सवाल उठाते हैं, वो क्या चाहते हैं कि ये सारे लोग देश छोड़ करके कहीं और चले जाएं, अपनी इंडस्ट्रीज बंद कर दें और हिंदुस्तान के अंदर में यही कटोरा छाप राजनीति ये इमैच्योर लोग करें। तो ये बहुत ही शर्मनाक है। और ये जो हुआ है इसके लिए मैं आज जो राजनीति जिस प्रकार की हो रही है उसको जिम्मेदार मानता हूं। जी, तो इस तरह से विस्फोटक सामग्री और धमकी भरी चिट्ठी का मिलना मुकेश और उनकी पत्नी के लिए वाकई चिंता का सबब है। इसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। और अब बात करते हैं आज की तीसरी बड़ी खबर की, जो बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले कोयला घोटाला चर्चा में है। ममता बनर्जी के भतीजे और बहू से पूछताछ के बाद आज सीबीआई और ईडी ने बंगाल में दुर्गापुर, पुरुलिया और कोलकाता समेत 15 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। ये छापेमारी बड़े बड़े कारोबारियों के ठिकानों पर की गई। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक कोलकाता में व्यापारी रणधीर कुमार बर्नवाल के कार्यालय और आवासीय परिसरों में भी सीबीआई ने छापे मारे। आरोप है कि कोयला घोटाले की करोड़ों रुपए की रकम का कारोबारी के जरिए निवेश किया है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर कोयला घोटाले की जो जांच है वो ममता को किस तरह से आंच पहुंचा सकती है? देखिए, ये जो घोटाला है वो दरअसल इलीगल माइनिंग से जुड़ा हुआ है जी। और इसमें सिर्फ हिंदुस्तान ही इन्वॉल्व नहीं है। चूंकि ये जो इलीगल माइनिंग होती थी कोयले की, इसे आसनसोल और उसके आसपास के 3500 इलीगल माइन से निकाला जाता था और उसे कुछ बंगाल के, हिंदुस्तान के अंदर इसे कंज्यूम किया जाता था। लेकिन ज़्यादातर जो कोयला, ये जो इलीगल कोयला होता था, वो मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर और मालदह के बॉर्डर के पास से इसे बांग्लादेश भेज दिया जाता था। अब इसमें मालूम चल रहा है कि 5500 लोग इस तरह से इन्वॉल्व थे। जो जांच चल रही थी उसमें ये मालूम चल रहा था कि ये जो पूरा नेटवर्क चल रहा था, इसमें पुलिस, वहाँ के राजनेता, सरकार के अधिकारी, ये सब इसमें शामिल थे। कई लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हुई। लेकिन ये जो पूरा जो माफिया जो चल रहा था कोयले का, ये इन लोगों के बयान के मुताबिक 150 से 200 करोड़ रुपए ये राजनेताओं को खिलाते थे हर महीने। अब उसमें ये जो तार जो है वो जुड़ता हुआ वो अभिषेक बनर्जी पे पहुंच गया। वो ममता बनर्जी के भांजे हैं। प्लस इसमें एक और खुलासा ये हुआ कि उनकी पत्नी और उनकी साली, उनके विदेश में भी अकाउंट्स हैं जिसमें हर महीने 15 से 20 लाख रुपए अचानक से जमा हो रहे हैं। तो ये जो पूरा जो कबूलनामा है माफिया की तरफ से, जो मनी ट्रेल जो है, और अभिषेक बनर्जी, उनके परिवार, ममता बनर्जी, उनके परिवार के लोगों का ये जवाब ना दे पाना कि भाई आप क्या बिजनेस करते हो, आप कौन सा इंडस्ट्री चलाते हो, आप कौन सा प्रोफेशनल काम में जुड़े हुए हो, कि आपको हर साल, हर महीने इनफैक्ट इंग्लैंड में, लंदन में और बैंकॉक में
उसके बैंक अकाउंट्स में 20 से 25 लाख रुपए जो है आपको 15 से 20 लाख रुपए जो जमा करने पड़ते हैं। तो ये अपने आप में बताता है कि ममता बनर्जी चुनाव से ठीक पहले एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी हैं। जी, तो ममता के लिए पहले ही मुसीबतें क्या कम थी कि इस लिस्ट में एक और मुश्किल भी शामिल हो गई है। और अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की, जो कि पाकिस्तान से जुड़ी है। आतंकियों पर झूठी कार्रवाई का दिखावा कर रहे इमरान खान को FATF की बैठक में बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है, क्योंकि पाकिस्तान FATF के 27 मापदंडों में से 3 अहम बिंदुओं को पूरा नहीं कर सका है। ग्रे लिस्ट में शामिल होने से पाकिस्तान को करीब 38 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। इसका खुलासा खुद पाकिस्तान की एक स्वतंत्र थिंक टैंक की रिपोर्ट में किया गया है और बताया गया है कि पाकिस्तान 2008 से इस लिस्ट से कभी बाहर नहीं निकल पाया है, जिसकी वजह से उसे अब तक ये नुकसान उठाना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, इमरान खान को FATF से और कितने झटके लगने बाकी हैं? देखिए, अभी तो ये शुरुआत है। मुझे लग रहा है कि इस बार जो है एक और नई बात हुई है कि FATF की तरफ से इनको कहा गया है कि अब आप ये बताएं कि आप एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। जी। FATF पूरी दुनिया भर में जो आतंकी संगठन ऑपरेट करते हैं, तो कौन सा देश, कौन सा मुल्क उन्हें फैसिलिटेट करता है, कहाँ ये फ्रीली ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से वो अलग अलग देशों के अंदर अपना पूरा नेटवर्क खड़ा कर रखा है, उनकी फंडिंग कैसे होती है, वो फंड कहाँ से लाते हैं, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर FATF विचार करती है और उन देशों के ऊपर बाकायदा दबाव डालती है कि जिन देशों के अंदर ये आतंकी संगठन ऑपरेट करते हैं। अब जब वो ऑपरेशन करते हैं तो उनको बताया जाता है कि ये सब काम आपको करना है। तो आपने जैसा बताया कि 27 मापदंड हैं जो हर देश को उसको पूरा करना होता है, लेकिन पाकिस्तान वो उसमें फेल कर जाता है और इसलिए 2008 से वो लगातार ग्रे लिस्ट में है। ग्रे लिस्ट में होने का मतलब ये है कि कई सारी इंटरनेशनल एजेंसीज की तरफ से आपको लोन नहीं मिलेगा और उसमें मिलता भी है तो बहुत ही कड़े उसके शर्त होते हैं। प्लस एक और जो अहम चीज़ है कि ये लगातार इमरान खान चीन की वजह से, टर्की की वजह से, मलेशिया की वजह से वो चकमा देता हुआ रहा है, लेकिन इस बार उनसे ये भी कहा गया कि भाई अगर आप इस तरह का एक्शन नहीं ले सकते हैं, बार बार आप अगर फेल करते हैं तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो ब्लैक लिस्ट में जाने के बाद क्या होगा? ब्लैक लिस्ट में जाने के बाद और भी पाबंदियाँ लग जाएंगी। और जो थिंक टैंक की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो वहाँ की सिविल सोसाइटी है, जो वहाँ पढ़े लिखे कुछ रैशनल लोग हैं, जो धर्म के नाम पे पूरी तरह से अंधे नहीं हैं, जो जिहाद के खिलाफ खड़े हैं, जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की तरह पाकिस्तान भी विकास के रास्ते पे चले, वो लोग अब ये सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से हाफिज सईद को तो और तमाम उस तरह के आतंकी संगठनों को आप ऑपरेट करने के लिए आपने खुली छूट दे रखी है, उनके ऊपर लगाम लगना ज़रूरी है। और इमरान खान तो वो आए थे बदलाव लाने के लिए, तब्दीली लाने के लिए, लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि इमरान खान भी उन आतंकी संगठनों के गोद में जाकर के बैठ चुके हैं। जी, तो पाकिस्तान का जो हाल है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है कि वो ग्रे लिस्ट से तो बाहर नहीं निकल पाया है, लेकिन ब्लैक लिस्ट में जरूर पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं पांचवी और आखिरी खबर की। कांग्रेस के गोडसे करेक्शन से ये खबर जुड़ी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को लेकर बीजेपी को घेरने वाली कांग्रेस पार्टी के अंदर अब खुद घमासान मचा हुआ है। दरअसल कांग्रेस ने खुद अपने दरवाजे एक गोडसे भक्त के लिए खोले हैं। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में गोडसे के समर्थक रहे बाबूलाल चौरसिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इसे लेकर पार्टी के अंदर बवाल मच गया है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कमलनाथ पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं बीजेपी भी अब कांग्रेस पर जमकर वार कर रही है। डॉक्टर साहब, हमेशा ये क्यों होता है कि कांग्रेस अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेती है? देखिए, कांग्रेस किस तरह से चल रही है ये किसी को मालूम नहीं है। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नेता है, कौन फैसला लेता है, किस जगह पे फैसला होना है, कौन सा इंस्टीट्यूशन पार्टी के अंदर काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, कौन डिफंक है, ये किसी को पता नहीं है। कांग्रेस पार्टी फिलहाल एक ही पूरे सो कह सकते हैं कि फार्मूले पे चल रही है कि जिसको नेतागिरी करना है, राहुल गांधी की चमचागिरी करो, सोनिया गांधी की चमचागिरी करो, प्रियंका वाड्रा एक नई आ गई है तो उत्तर प्रदेश के इलाके में उनको सीमित कर दिया गया है, तो यूपी में जो लोग प्रियंका गांधी की नज़रों में बेहतर हैं वो बड़े कांग्रेसी लीडर बन जाएंगे। तो इसको लेकर के ये कार्यप्रणाली कांग्रेस पार्टी के अंदर है। जो कांग्रेस पार्टी को सुधारना चाहते हैं उनको कह दिया जाता है कि ये तो बीजेपी के एजेंट्स हैं। तो ये अचानक से
जो विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा था बंगाल में लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी कोई वॉशिंग मशीन है कि इसमें नेता घुसते हैं और बिल्कुल बेदाग होकर के निकल आते हैं, सारे चार्जेस जो है खत्म हो जाते हैं। अब ये बताइए ये कांग्रेस पार्टी क्या है? ये वॉशिंग मशीन है कि कोई नाला है कि जो आदमी उसमें घुसता है वो पूरी तरीके से उसी में समा जाता है? तो आपको ये बताना पड़ेगा, राहुल गांधी को ये बताना पड़ेगा कि नाथूराम गोडसे को पूजा करने वाला शख्स कांग्रेस पार्टी में अगर घुसा है तो किसकी अनुमति से घुसा है? क्या राहुल गांधी ने इसके लिए अनुमति दी? उन्होंने नहीं दी तो कमलनाथ ने दी, तो कमलनाथ ने दी तो कमलनाथ ने क्यों दी? तो जो पार्टी के अंदर आया है उसका गुनाह कोई नहीं है। ये जो बाबूलाल जी जो है उनका कोई गुनाह नहीं, वो तो पहले से गोडसे के पूजक हैं। दिक्कत तो कांग्रेस पार्टी की है कि आप कहते हो कि भाई विचारधारा की लड़ाई है, तो फिर आपने आने कैसे दिया? अगर वो अब आ गए हैं तो इसके लिए कोई जिम्मेदार होगा। अगर कमलनाथ जिम्मेदार हैं तो राहुल गांधी के पास क्या इतनी हिम्मत है कि वो कमलनाथ को पार्टी से बाहर निकालेंगे, कोई बड़ा एक्शन लेंगे? और अगर नहीं लेते हैं तो आप समझ लीजिए जो बातें मैंने पहले कही कि इस कांग्रेस पार्टी का न अगाड़ी है, न पिछाड़ी है, न ऊपर है, न नीचे है। यहाँ सिर्फ राहुल गांधी है और उनके चमचे बैठे हुए हैं। उसके अलावा इस पार्टी के अंदर अब कुछ नहीं बचा है। जी चलो, कांग्रेस के लिए बुरी सही, बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। यहाँ कांग्रेस के हाथ से बीजेपी के खिलाफ एक मुद्दा छूटा तो दूसरी ओर बीजेपी को कांग्रेस ने अपने खिलाफ खुद ही एक और मुद्दा दे दिया। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।